हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदर्श अकेडमी में। मित्रों, आज हम लोग सीटेट परीक्षा 2026 के लिए पुनः सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र देखेंगे, जिसका व्याख्या सहित सॉल्व पेपर 24 जनवरी 2023 है। यह प्रश्न पेपर 2 कक्षा 6 से 8 तक के लिए दिया गया है, जो विगत वर्ष 24 जनवरी 2023 को पूछा गया प्रश्न है। मित्रों, आप आदर्श एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर अवश्य जुड़ें, जहां हम सारा वीडियो पीवाईक्यू सीरीज़ 2011 से लेकर 2024 तक के सभी पीवाईक्यू सीरीज़ को व्याख्यात्मक तरीके से हम देख रहे हैं और बेहतर से बेहतर कंटेंट इस चैनल पर मौजूद है। आप एक बार अवश्य जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो आज का प्रश्न है 1 से लेकर 15 तक, क्योंकि जो है बता दें कि हम जो है 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को 2 भागों में बांट कर देखते हैं, जिससे ताकि हम जो है आसानी से इसका व्याख्या कर सकें। तो आइए प्रश्न संख्या हम 1 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सा संवेगात्मक विकास का हिस्सा है। 1 है अंतर्वैयक्तिक कौशल, 2 है अवधान व स्मृति, 3 है शारीरिक प्रणाली की क्रिया, 4 है प्रतिबोधिक और गतिक कौशल। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा 1, अंतर्वैयक्तिक कौशल, क्योंकि हम जानते हैं अंतर्वैयक्तिक कौशल वह प्रवृत्ति है जो हमारी उस दक्षता को दर्शाती है जिसके माध्यम से हम दूसरे से जुड़ते हैं, उनके हाव भाव को समझ पाते हैं। तो इसलिए प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा 1। प्रश्न संख्या 2 है, जिसमें दिया गया है निम्न में से कौन से कारक बच्चों के विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं। 1 है आनुवांशिकता, बी है भौतिक वातावरण, सी है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। कूट दिया गया है 1 नंबर में ए और सी, 2 नंबर में ए और बी, 3 में है बी और सी, 4 में है ए बी और सी। तो मित्रों, इसमें जो है बच्चों के विकास को निर्धारित करने वाला प्रभावित कारक है आनुवांशिकता और भौतिक वातावरण और सामाजिक सांस्कृतिक कारक। इसलिए प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा 4, ए बी सी तीनों। क्योंकि हम जानते हैं जो है आनुवांशिकता जो है वह बच्चे के शारीरिक बनावट और रुचियाँ और उसकी अभिवृत्तियाँ आदि पर प्रभाव पड़ता है, जबकि भौतिक वातावरण जो है बालक की मानसिक शक्ति, स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति को प्रभावित करता है। और सामाजिक सांस्कृतिक जो है परिस्थिति के अनुसार बच्चे में सामाजिक संस्कृति का विकास होता है, यानी बालक जिस समाज में रहता है, जिस परिवेश में रहता है, वो उसी के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है। तो आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कथन ए है, स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। तर्क आर दिया गया है, सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो प्रश्न संख्या 3 में कथन और कारण दिया गया है। कथन ए में है कि स्कूल में सीखने के लिए बच्चों का गतिक कौशल समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है, यानी गति का कौशल और सीखने में क्या कोई संबंध नहीं है। तो यह कथन गलत है, क्योंकि दोनों में आपस में संबंध होता है। जब तक गति कौशल में संबंध नहीं होगा तो बच्चे जो है अधिगम करने में, सक्रिय रूप से भाग लेने में कठिनाई अनुभव करेगा। इसके फलस्वरूप होगा क्या कि बच्चे का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में कठिनाई होगी। आइए तर्क देखते हैं, जिसमें दिया गया है सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो यह कथन भी गलत है, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों का मानसिक विकास, शारीरिक विकास जैसे जैसे होता है, उसका सीखने का ढंग भी बदलता जाता है और परिपक्व होता जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न को जो है एनटीए ने ड्रॉप कर दिया था, गलत कर दिया था, क्योंकि इसका एक भी विकल्प सही नहीं था। इसलिए प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा ए और आर दोनों गलत है।
आइए प्रश्न संख्या जो है हम 4 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों की बच्चों के विकास में क्या भूमिका है। एक है दोनों की कोई भूमिका नहीं है, बी है परिवार की कोई भूमिका नहीं है, समकक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, 3 है समकक्षियों की कोई भूमिका नहीं है, परिवार की प्रमुख भूमिका है, 4 है दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा 4। माध्यमिक के स्कूल में जो है परिवार और समकक्षियों यानी परिवार और उनके पढ़ने वाले जो दोस्त है, हमराह है, साथी है, दोनों का जो है विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होता है, लेकिन दोनों का अलग अलग भूमिका होती है। इसलिए प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा 4। क्योंकि हम जानते हैं बच्चे जो है अपने समकक्षों के साथ जो है विद्यालय में खेल कूद, मनोरंजन, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, जिसके माध्यम से शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास और अपने व्यक्तित्व के अनुरूप वह करता है। जबकि परिवार में बच्चा रहकर प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता, मूल्य, आदर्श, परंपरा, रीति रिवाज आदि ज्ञान सीखता है। इसलिए प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा 4। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, जिसमें दिया गया है एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थितियों से संबंध किए विवेचित कर लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी का संज्ञानात्मक विकास किस अवस्था में है। यानी एक विद्यार्थी है, वह शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए बिना जोड़े ही वह तर्क कर लेता है, विवेचित कर लेता है। तो विद्यार्थी किस अवस्था में? एक है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 2 है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 3 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 4 है संवेदी गमक अवस्था। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा 3, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वह लगभग 7 से 11 वर्ष तक की आयु तक रहती है। इस आयु वर्ग में जो है बच्चे समूहों और उपसमूहों को वर्गीकृत करने, संख्या, क्षेत्रफल, आयतन या वस्तुओं का जो है पहचान करने की क्षमता को विकसित कर लेता है। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से होती है। एक है से गुणात्मक रूप से भिन्न, 2 है से मात्रात्मक रूप से भिन्न, 3 है से कम, 4 है से बेहतर। यानी जीन पियाजे के अनुसार जो है बच्चों की सोच वयस्कों से क्या होती है, गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, या कम होती है, या बेहतर होती है। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा 1। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे की सोच जो है वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग होती है, भिन्न होती है। आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। एक है यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, 2 है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, 3 है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, 4 है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा 3। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के जो है चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियम में आपसी समझौते सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के तहत होने चाहिए। इसलिए प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा 3, क्योंकि सामाजिक अनुबंध समझौता जो है अभिविन्यास व्यक्ति के समाज और नियमों का पालन कराता है। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसे समाज के साथ समझौते बनाए रखना है या तोड़ना है। इसलिए प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा 3। आइए प्रश्न संख्या जो है 8 देखते हैं, जिसमें दिया गया है ले वाइगोत्स्की ने डैश सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि
सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। 1 है व्यवहारवादी, 2 है सामाजिक सांस्कृतिक, 3 है सूचना के प्रसंस्करण, 4 है मनोगतिक। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है, लेव वाइगोत्स्की ने जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसलिए प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा 2, क्योंकि उसका मानना था कि छात्रों को अधिगम करवाने या उसका विकास करने हेतु उचित मार्गदर्शन दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है और छात्रों का यह निर्देश एवं मार्गदर्शन समाज और संस्कृति से मिलता है, उसे प्राप्त होता है। आइए प्रश्न संख्या जो है 9 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि निम्न में से क्या लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है। 1 है बच्चों से अपेक्षा रखनी चाहिए कि वे पूर्ण रूप से खुद से चीज़ों को खोज पाएं। 2 है बच्चों में वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इनाम देने चाहिए। 3 है बच्चों में अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए सजा देनी चाहिए। 4 है बच्चों को सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। तो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है कक्षागत निहितार्थ है कि बच्चों को सीखने में मार्गदर्शन और सहायता करनी चाहिए। इसलिए प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा 4, क्योंकि बच्चा जो है स्कैफोल्डिंग यानी सहारा के माध्यम से जो है समाधान करने में जो है वह सक्षम हो जाता है। आइए प्रश्न संख्या जो है हम 10 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि रोमा जसप्रीत को एक क्लास 1 पहेली सुलझाने में संकेत व इशारे देकर मदद करती है। जब तक जसप्रीत उसे करने में बेहतर न हो जाए, रोमा का धीरे धीरे कर अपनी मदद कम करना निम्न में से किसका उदाहरण है। तो स्पष्ट है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मदद जो है इशारों में संकेतों के माध्यम से वह कर रहा है, तो इसे हम पहाड़ कहते हैं यानी सहारा कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा 1 स्कैफोल्डिंग। यह अनुकरण अधिगम नहीं होगा क्योंकि बच्चे नकल नहीं कर रहे। यह बहुबुद्धि भी नहीं होगा क्योंकि बच्चे जो है ऐसा नहीं कि वह किसी से सीख करके जो ऐसा कर रहा है, बल्कि सिर्फ एक सहारा और संकेत मिल रहा है। और यह संज्ञानात्मक द्वंद्व भी नहीं होगा क्योंकि बच्चे अपने मानसिक उलझन में पड़ा तो है, लेकिन वह कहीं ना कहीं से सहारा मांग रहा है। इसलिए प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा 1 स्कैफोल्डिंग। आइए प्रश्न संख्या जो है 11 देखते हैं, जिसमें कथन और तर्क दिया गया है। तो कथन ए है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। तर्क आर है, बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। तो मित्रों, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को तो होना ही चाहिए, लेकिन बच्चों पर नियंत्रण नहीं रखना चाहिए, बल्कि बच्चों की अभिरुचि, उनकी आवश्यकता, उनके मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर शिक्षण अधिगम करना चाहिए ताकि वह उचित वातावरण का निर्माण कर सके। इसलिए कथन एक गलत है। तर्क आहार में दिया गया है कि बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। तो तर्क आहार भी गलत है, क्योंकि जब आप एक शिक्षक हैं और आप बच्चों पर जो है पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं, कठोर अनुशासन में रखते हैं, तो बच्चे उसमें सीखते कम हैं, उस पर मानसिक द्वंद्व में वह पड़ जाते हैं। इसलिए प्रश्न संख्या 11 का कूट देखते हैं। पहले 1 में दिया गया है ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। 2 है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। 3 है ए सही है लेकिन आर गलत है। 4 है ए और आर दोनों गलत है। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा 4, ए और आर दोनों गलत है। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि देश वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों को गहराई से देख पाते हैं। तो देश है तर्क गणितीय बुद्धि। 2 है शारीरिक गति संवेदात्मक बुद्धि। 3 है अंतर्व्यक्तिक बुद्धि।
4 है भाषाई बुद्धि, यानी किस बुद्धि वाले व्यक्ति जो अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर जो है संबंध बनाने में सक्षम होता है और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्न आदि को वह गहराई से देख पाता है। तो प्रश्न संख्या 12 का सही होगा 3। अंतर व्यक्तिक बुद्धि वाले व्यक्ति इस हिसाब के होते हैं। आइए प्रश्न संख्या जो है हम 13 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, बहादुर बनो और लड़कियों की तरह कमज़ोर व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगा? 1 है जेंडर समानता समता को, 2 है जेंडर रूढ़िवादिता को, 3 है जेंडर भूमिका में लचीलापन, 4 है जेंडर समानता को। तो मित्रों, एक सा कक्षा में जो है शिक्षक अगर लड़कों से यह टिप्पणी करता है, यह कहता है कि बहादुर बनो और लड़कियों की तरह कमज़ोर व्यवहार मत करो, तो स्पष्ट है कि वह जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। इसलिए प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा 2। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, जिसमें दिया गया है निम्न में से कौन सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण है? 1 है इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों का पृथक्करण व नामीकरण है, B है यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र में मदद करने में को अवसर देता है, C है यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है, D है यह डर और चिंता पैदा करके सीखने को बढ़ाता है। तो सतत और समग्र मूल्यांकन का कौन ऐसा है जो अभिलक्षण है? कूट देखते हैं। 1 नंबर में दिया गया है A और B, 2 में है B और C तथा D, 3 में है B और C, 4 में है A, B, C और D। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा 3, B और C, क्योंकि सतत और समग्र मूल्यांकन में जो है शिक्षक को अपने शिक्षा शास्त्र में मदद करने को अवसर देता है और यह मूल्यांकन को सीखने का एक हिस्सा मानता है। इसलिए कथन जो है B और C दोनों सही है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है बजाय कि सूचनाओं के मात्र प्रत्यास्मरण को? 1 है आखिरी जनगणना किस वर्ष में हुई थी, 2 है महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, 3 है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, 4 है समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। तो प्रश्न संख्या जो है 15 का सही उत्तर होगा 4। मित्रों, ये सभी जो है PYQ जो है सीरीज है, जो विगत वर्ष 22, 23, 24 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप हमारे इस YouTube चैनल पर जुड़कर अवश्य यहाँ से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद, शुक्रिया।